दोस्तों, प्राचीन काल से ही स्तूप निर्माण कला का संबंध बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। सम्राट अशोक ने इन 8 भागों को पुनः वितरण किया और देश में अलग अलग भागों में उन पर स्तूपों का निर्माण कराया। इसी तरह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप मध्य प्रदेश के भरूच में स्थित है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भरूच स्तूप के संपूर्ण इतिहास के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, आप अगर चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो मेंबरशिप और सुपर चैट के माध्यम से कर सकते हैं। लौटते हैं अपने वीडियो की तरफ। मध्य भारत के वर्तमान राज्य मध्य प्रदेश के सतना जिले में अमरपाटन रोड पर स्थित है। इस स्तूप की भव्य कलात्मकता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने पिछले 150 वर्षों में कई पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया हुआ है। स्तूप को पहली बार 1873 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा था और इसके कुछ महीने बाद इस स्तूप का व्यापक उत्खनन कार्य 1874 में कनिंघम द्वारा कराया गया था। राजा धनभूति द्वारा दान दिए गए उत्खनन कार्य में पाए गए शिलालेख उल्लेखनीय हैं। इस स्तूप की कलात्मकता सांची जैसी है। बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को इसके अभिलेखीय और वेदिका स्तंभों पर प्रमुखता से चित्रित किया गया है। खुदाई में नक्काशीदार तोरण, वेदिका, जातक कथाओं का शिल्पांकन, अभिलेख, अनेक बहुमूल्य सामग्री मिली। भरूच स्तूप के लाल पत्थर पर जो नक्काशी है, पॉलिश की है, जो अदाकारी है, वो महोगनी की लकड़ी का भ्रम पैदा करता है और सहसा यकीन नहीं होता कि हमारे पुरखे 2000 साल पहले भी इतने बड़े कलाकार रहे होंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम के ज़माने में 200 से अधिक घर भरूच गांव में भरूच स्तूप की ईंटों को लूटकर बनाए गए थे। विचार कीजिए दोस्तों, भरूच स्तूप की भव्यता प्राचीन काल में कैसी रही होगी। भला हो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब का कि वे अभी सारा चीज़ों को सहेज कर और ट्रेन पर लदवा कर कोलकाता म्यूजियम में रखने में कामयाब रहे, वरना आज हम कैसे जान पाते कि विपस्सी बुद्ध और कोणागमन बुद्ध भी हुए। जीवक का जीवंत अस्पताल हम कैसे देखते वो जैतवन विहार, राजा प्रसेनजीत और राजा धनभूति की वो दानवीरता। भरूच स्तूप के सर्वाधिक विख्यात दानदाता राजा धनभूति हैं। पूर्वी सिंह द्वार पर रेलिंग पर राजा धनभूति का नाम लिखा हुआ है। पूर्वी सिंह द्वार पर लिखा है, सुगनंग रजे रनो गागी पुतस विषदेवस पोतेन गोति पुतस आगरजुस पुतेन वाछी पुतेन धनभूतिन कारितंग तोरण। अर्थ मतलब ये हुआ कि सुगन राज्य के सम्राट गागे पुत्र विषदेव के पुत्र और गोति पुत्र आगरजू के पुत्र वाछी पुत्र धनभूति ने यह तोरण बनवाया है। मतलब कि राजा धनभूति के पिता का नाम आगरजू था, माता का नाम वाछी था और इनके दादा गागे पुत्र विषदेव सुगन राज्य के सम्राट थे। सुगन राज्य कहाँ था? हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो सुग है वही प्राचीन काल में सुगन या सुगना राज्य के नाम से जाना जाता था। तब यह पुराने पंजाब की राजधानी थी। वैनसांग को यह जनपद थानेश्वर से मतिपुर आते समय मिला था। बुद्धिज्म के रंग में यह डूबा हुआ था, ऐसा वैनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा हुआ है। इतिहासकारों ने सुगन राज्य का अर्थ सुंगों के राज्यकाल में बताकर धनभूति को सुंगों का सामंत साबित किया है और भरूच पर सुंगों का कब्जा दिला दिया है। भरूच रेलिंग के एक अभिलेख में धनभूति ने अपने आप को राजा लिखवाया है, फिर वह सुंगों का सामंत कैसे हो गया। भरूच के पूर्वी सिंहद्वार पर जो राजमिस्त्री के निशान बने हैं वे खरोष्टी में हैं, इसलिए कनिंघम को विश्वास था कि धनभूति द्वारा बनाए गए तोरण में पश्चिमोत्तर के कारीगरों का भी योगदान है और यह पश्चिमोत्तर सुग का निकटतम इलाका है। सुगन वंश सुग जनपद का प्राचीन वंश है। इसी सुगन वंश के धनभूति ने भरूच स्तूप का सिंहद्वार और रेलिंग बनवाए थे। इसे बनवाए जाने का श्रेय सुंगों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ईसा पूर्व में सुगन वंश की वंशावली कुछ इस प्रकार बनेगी जो मैं आपको बताता हूँ। राजा विषदेव भरूच अभिलेख में वर्णन है। आगरजू सुग और कौशाम्बी से प्राप्त ताम्रखंड में वर्णन है। तीसरे नंबर पर धनभूति प्रथम भरूच अभिलेख। चौथा वधपाल जो रेलिंग अभिलेख में उल्लेख है उनका, और पांचवा धनभूति द्वितीय जो मथुरा अभिलेख में जिनका नाम उल्लेखित है।
भरूच स्तूप के शिल्पांकन में नागराजा ऐरपत का नाम भी लिखा है ऐरपतो नागराजा भगवतो वंदते। अर्थ हुआ कि नागराजा ऐरपत भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं। नागराजा ऐरपत घुटनों के बल झुके हुए हैं और ऊपर 5 फण का नाग गण का प्रतीक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसी ऐरपत नाग से ऐरावत नाग का विकास हुआ है। नाग का अर्थ सांप और हाथी दोनों हैं। ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है और 5 फण के ऐरपत नाग से 5 सूढ़ों का ऐरावत नाग का हाथी का विकास हुआ है, जो आगे चलकर पौराणिक कथाओं में इंद्र का वाहन हुआ है। एक फूले हुए वृक्ष के नीचे खाली सिंहासन है और ये खाली सिंहासन बुद्ध भगवान का प्रतीक है। खाली सिंहासन के समक्ष ऐरपत नागराजा वंदना की मुद्रा में घुटनों के बल झुके हुए हैं। नागराजा ऐरपत का विवरण धम्मपद की गाथा संख्या 182 की कमेंट्री में भी मिलता है और फिर वैनस्वांग के यात्रा वृत्तांत में भी। धम्मपद में नागराजा ऐरपत का नाम ऐरकपत मिलता है। इसी नागराजा ऐरकपत के नाम पर मध्य प्रदेश में एरकेन, जिसे फिलहाल एरन या एरन कहा जाता है, यह तोरमान आदि के कारण ईरानी प्रभाव का उच्चारण है। काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि एरक नामक नाग के कारण इस नगर का नाम एरक है। एरक क्षेत्र में कभी बौद्ध नागवंशी राजाओं का शासन था। वहाँ से कमल, बोधि वृक्ष प्रकार के पुराने सिक्के भी मिले हैं। एरन पुरास्थल कोई 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, और मुख्य टीले पर वर्तमान एरन गांव बसा है। भरूच स्तूप पर अंकित ऐरपत नाग इसी एरकन क्षेत्र का शासक थे और बौद्ध थे। महाभारत जो अपने आदि पर्व में जिस एरक नाग का उल्लेख करता है वह भरूच स्तूप का ऐरपत नाग ही है। भरूच स्तूप पर एक शिल्पांकन है जो उसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। भरूच स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, सो इस शिल्पांकन का विश्लेषण भी धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। शिल्पांकन में कार्तिक का महीना है जो धान की बाली तैयार है। धान की बाली के साथ शिल्प में एक महिला का अंकन है और शिल्पांकन में दूसरी महिला एक वृक्ष के नीचे भोजन बना रही है। वृक्ष आंवला का है। कार्तिक का जो महीना होता है उसमें आंवला अपनी गोलाई पूरी ले लेता है। शिल्प में गोल गोल रेखांकन आंवला का फल है। आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने के रिवाज कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को है, जिसे आंवला नवमी कहा जाता है। उत्तरी भारत में आंवला नवमी एकमात्र चर्चित पर्व है जिस दिन किसी वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और खिलाया जाता है। आंवला नवमी दीपावली के 9वें दिन बाद मनाई जाती है। शिल्पांकन बुद्धिस्ट आर्ट है, सो बुद्धों की परंपरा में सिर्फ फुस बुद्ध को ही ज्ञान आंवला वृक्ष के नीचे मिला था। चूँकि यह शिल्पांकन फुस बुद्ध से संबंधित है और फुस बुद्ध का चित्रण हमें अजंता की गुफा 17 में मिलता है। गौतम बुद्ध से अंदाजन कम से कम 500 साल पहले फुस बुद्ध अस्तित्व में थे। प्राचीन काल की वो तमाम घटनाएं, वो तमाम पर्सनैलिटी भरूच स्तूप पर अंकित हैं। आपने सब बचाकर बहुत ही अच्छा किया अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। पूरा भारत आपका शुक्रगुजार करता है इस चीज़ के लिए। भरूच स्तूप पर एक राजा का नाम तस्वीर सहित उत्कीर्ण है और राजा का नाम है चकवाक नागराजा। लिखा है चकवाको नागराज। जाहिर है कि ये नागवंशी राजा थे और सिर पर गण का टोटम नाग धारण करते थे। यही नागवंशी राजे बुद्ध के संरक्षक थे। सो अनेक बुद्ध प्रतिमाओं के सिर पर यह टोटम दिखाई पड़ता है। कहाँ है भारत के राजनीतिक इतिहास में राजा चकवाक का इतिहास? आपने तो उन्हें सांप ही समझ के छोड़ दिया। भरूच से यह अभिलेख है। लिखा है मोरगिरी में थूपदासस दानंग थम्बा, अर्थात मोरगिरी में थूपदास का दान स्तंभ। अभिलेख की 2 बातें जो ध्यान आकर्षित करती हैं वह यह है कि कभी भारत में मौर्यों के नाम से पहाड़ का नाम था, और दूसरा यह है कि लोग स्तूप के नाम पर भी बच्चों का नाम रख देते थे, जैसे थूपदास। मगर यह दान स्तंभ जो सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट करता है वह यह है कि गौतम बुद्ध की माता जी ठीक वैसे ही खड़ी हैं जैसे पौराणिक लक्ष्मी। पौराणिक लक्ष्मी मूल रूप से गज लक्ष्मी यानी कि बुद्ध की माँ की ही नकल है। अब ये देखिए तस्वीर में, चित्र में, भरूच में यह यक्ष की प्रतिमा है, लेकिन लोग हनुमान मानकर पूज रहे हैं। प्राचीन भारत की अनेक मूर्तियाँ मूल रूप में कुछ हैं और परिवर्तित होकर कुछ और हो गई हैं। इसका यह एक उदाहरण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित मटका फोड़ की लीला बुद्धिज्म के इसी कला से प्रभावित है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।